अब हम स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं। हमने कॉर्पोरेट एक्शंस देख लिए, स्टॉक मार्केट के प्रोसेस और पार्टिसिपेंट्स देख लिए। अब कुछ एक सिंपल से टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला टर्म है बेयर्स एंड बुल्स। बेयर्स का मतलब वो होता है जो लोग स्टॉक मार्केट को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं या किसी स्टॉक के प्राइस को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं, वो होते हैं बेयर्स। ठीक है, हिंदी में या मार्केट के अंदर, मार्केट की लैंग्वेज से इसे मंदड़िए भी कहा जाता है। और बेयर्स कहते हैं, वैसे इसे बियर नहीं कहते, बेयर्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं बुल्स। बुल्स होते हैं वो जिन्हें मार्केट ऊपर जाता हुआ लगता है या फिर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता हुआ वो देख रहे हैं, वो होते हैं बुल्स। ठीक है, अभी इसका एक लॉजिक भी होता है कि भाई बुल क्योंकि नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ अटैक करता है और बेयर ऐसे नीचे की तरफ अटैक करता है, इसलिए बुल उनके अंदर से आना जरूरी नहीं है। सर्किट्स क्या होते हैं? देखो, किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर पहले क्या होता था कि मैनिपुलेशन बहुत होती थी। तो 10 रुपए का स्टॉक ऐसे कभी एक दिन में बढ़ता बढ़ता 50 रुपए हो जाए, या 50 रुपए का स्टॉक गिरते गिरते 10 रुपए का हो जाए। ये चीजें ना हो, इसके लिए एक एक लिमिट बनाई गई, एक लिमिट रख दी गई है सेबी के बारे में भी हम बात करेंगे कि सेबी क्या चीज है। एक लिमिट रख दी गई है जिसके हिसाब से एक स्टॉक कितना मूव कर सकता है, उसके ऊपर एक कैप लग जाती है। अब यहाँ पर होता है एक अपर सर्किट, यानी कि ऊपर जाने की क्या लिमिट है किसी स्टॉक की, और एक होता है लोअर सर्किट, यानी कि नीचे जाने की क्या लिमिट है। जैसे कि कोई 10 रुपए का या 100 रुपए का स्टॉक हम ले लेते हैं और इसका मान लीजिए हम कहते हैं कि 10% इसका अपर सर्किट की लिमिट है, यानी कि इसकी ऊपर की लिमिट है 110 रुपीज। आज अगर ये 110 रुपीज पर पहुंच गया तो इसके अंदर ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। ठीक है, और जिससे कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो सके। इसी तरह से होता है लोअर सर्किट, यानी कि अगर ये 10% लोअर सर्किट की लिमिट भी है तो इस स्टॉक की नीचे की लिमिट बन जाएगी 90 रुपीज। ये इसलिए होता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि एक लिमिट से ज्यादा फ्लक्चुएशन एक स्टॉक के अंदर बिना बात के ना आए। ओके, थोड़ा सा सोचने का लोगों को टाइम मिल जाए ऐसी पैनिक की सिचुएशन के, तो उसे कहते हैं सर्किट्स। इसे कैप भी कहते हैं, अपर कैप या बायर कैप और सेलर कैप। जब बायर कैप यानी कि बायर कैप या सेलर कैप। बायर कैप का मतलब जब मार्केट के अंदर सिर्फ बायर्स रह जाते हैं किसी स्टॉक के अंदर, और सेलर कैप का मतलब सिर्फ सेलर्स रह जाते हैं। मान लो कि यस बैंक के बारे में जैसे कोई खराब खबर आई और जो भी यस बैंक का इन्वेस्टर है सब यस बैंक के शेयर्स को बेचने में लग गए, और कोई भी नया इन्वेस्टर यस बैंक के शेयर्स नहीं लेना चाहता, तो क्या सिचुएशन आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सेलर्स आ गए, है ना। इसी तरह से मान लो कोई अच्छी खबर आई यस बैंक के बारे में और सिर्फ ही हर बंदा यस बैंक लेने के लिए चला जाए, कोई अपने शेयर्स बेचने को ही तैयार नहीं है, तो उसमें बायर कैप उस सिचुएशन को कहा जाता है जब सिर्फ मार्केट के अंदर बायर्स रह जाते हैं। इन कैप्स के कारण स्टॉक प्राइस सर्किट्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बस एक सिंपल सा वो लेवल होता है जहां से मान लो कि मैंने 10 रुपए पर किसी स्टॉक को बाय किया और मैंने ये सोचा कि यार 8 रुपए के प्राइस से ज्यादा नीचे अगर ये जाता है तो मैं इसको नहीं रखूंगा, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो 8 रुपए का प्राइस मेरे लिए स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस का मतलब जहां पर मेरा लॉस मैं चाहता हूँ कि रुक जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, अब इसको कुछ लोग तो सिस्टम के अंदर भी लग जाता है, जैसे ट्रेडिंग टर्मिनल जो हमने देखा था जहां ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहां भी स्टॉप लॉस का प्रोविजन होता है कई जगह पर, कई सॉफ्टवेयर में। और कुछ लोग इसे सिर्फ दिमाग में भी रखते हैं कि यार बस मैं खुद से सोचकर रखता हूँ कि मैंने आज ये 100 रुपए पर शेयर्स बाय कर लिए हैं, कभी भी अगर ये 70 रुपीज से नीचे आ जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो मुझे पता है कि मेरे 100 रुपए के स्टॉक पर 30 रुपीज की मुझे स्टॉप लॉस की, मेरे मैक्सिमम लॉस की लिमिट है। इस टर्म को हम कहते हैं स्टॉप लॉस। अब आते हैं प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट क्या होता है। देखो, स्टॉक मार्केट का टाइम तो होता है सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक, है ना। लेकिन इससे पहले मार्केट के अंदर एक प्री मार्केट पीरियड होता है, प्री ओपन। ठीक है, और 3:30 के बाद एक टाइम होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट मार्केट। और इसका भी एक पीरियड होता है पूरा, जैसे 9 बजे से 9:15 का होता है, लेकिन इसके भी सब डिविजन होते हैं। ये प्री ओपन का पीरियड होता है जिसके अंदर
आप कुछ ये पता है क्या, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ब्रोकर्स इस फीचर को ज्यादातर ओपन नहीं करके रखते, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण कुछ केओस भी हो सकता है और ज्यादा इस पीरियड के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं होते, इसलिए ज्यादातर ब्रोकर्स इस पीरियड को इस फीचर को बंद करके रखते हैं। लेकिन इस पीरियड के दौरान क्या होता है, प्री मार्केट में क्या होता है, नए ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, इसका कुछ टाइम होता है 9 से लेकर 7 या 9 8 AM तक। उसके बाद ये 4 मिनट में क्या होता है, 9 8 से 9 12 तक क्या होता है कि इन ऑर्डर्स की जो भी बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स आते हैं किसी शेयर के अंदर, उन्हें मैच किया जाता है, ठीक है, ऑर्डर मैचिंग होती है। ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में इसकी मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए ये सब। ऑर्डर मैचिंग होती है और उसके बाद 9:15 से 9:12 से 9:15 तक इसको बफर पीरियड कहते हैं, जब मार्केट के खुलने की तैयारी की जाती है और ओपनिंग का प्राइस डेली इस जो 12 मिनट्स की एक्टिविटी होती है इससे डिसाइड होता है। यहाँ पर जो ऑर्डर मैचिंग होती है वहां से डिसाइड होता है कि आज के किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का मार्केट का ओपन होने का प्राइस क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से पोस्ट मार्केट होता है, इसका टाइम होता है जैसे 3:30 पर मार्केट खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो 3:40 PM से लेकर शाम को 4 बजे तक, यानी कि 20 मिनट्स का पीरियड होता है जिसके अंदर पोस्ट मार्केट चलता है। यहाँ पर हम यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिर से लिक्विडिटी बहुत कम होती है, लेकिन और ये सिर्फ इसलिए होता है कि कोई ऑर्डर अगर आप एग्जिट करना चाहते थे नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप एग्जिट करना ही चाहते हैं, तो लोग यहाँ पर ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता यहाँ पर कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बायर्स या सेलर्स नहीं होते, ठीक है। प्राइस आप उसके अंदर डिसाइड नहीं कर सकते पोस्ट मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं गैप अप गैप डाउन क्या होता है। देखो गैप अप गैप डाउन होता है, जैसे मान लो कि कल किसी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था कल का ₹100 का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आज वो सुबह उसका पहला ट्रेड ही 105 पर हो रहा है, तो बहुत अच्छी खबर आ गई और सभी लोग उस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, और वो कल से आज खुली 105 पर रहा है, समझ रहे हो, पहला ट्रेड ही 105 पर हो रहा है आज उसको, तो इस चीज को हम कहते हैं गैप अप। और इसी तरह से मान लो कोई बेकार खबर आ गई और वो ₹100 वाला स्टॉक सीधा 95 पर खुल रहा है, उसे कहते हैं गैप डाउन। जब कल की क्लोजिंग और आज के ओपनिंग के जो प्राइस है उसमें बहुत गैप होता है, जब वो एक गैप से खुलते हैं तो उसे कहते हैं गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। अब देखते हैं बिड आस्क क्या होता है। देखो ये इंटरेस्टिंग है, जब हम देखो कोई ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर स्टॉक्स का प्राइस देखते हैं तो वो ऐसे ही नहीं आता है, सीधा एक प्राइस नहीं आता है, हमेशा 2 प्राइसेस लिखे हुए आते हैं। इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्या होता है। चलो मैं अभी आगे एक टर्म आएगा उसको समझाते हुए मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम होता है कि कितने लोग, हाउ मेनी इन्वेस्टर्स आर बाइंग। सिंपल सा ये आप इसको इसका मतलब समझो कि कितने लोग बाय कर रहे हैं, ये भी हमें पता लगता है, ये पता लगता है वॉल्यूम से कि क्या ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स है। यानी कि अगर आज कोई स्टॉक बढ़ रहा है, मान लो 100 रुपीज से उसका प्राइस बढ़कर हो गया ₹110, तो हमें ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कितने लोगों ने आज मार्केट के अंदर बाय किया है, कितने स्टॉक्स को बाय या सेल किया है, ठीक है। वो हमें पता चलता है वॉल्यूम्स को देखकर, यानी कि कितने इन्वेस्टर्स ने आज एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है स्टॉक के। अब हम बात करते हैं BTST। BTST एक सिंपल सा टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि बाय टुडे सेल टुमारो। ये एक टर्म है जो टिप्स देते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं वो काफी यूज करते हैं। टेलीविजन में भी आप सुनोगे BTST, आपको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि आज आप ये स्टॉक बाय करो और कल सेल कर देना। इसकी तो ये टर्म एक पॉपुलर, आपको पता होना चाहिए, एक रिकमेंडेशन में यूज करने जाने वाला टर्म है BTST। मार्केट कैप क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है, सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। मान लो एक शेयर की वैल्यू किसी कंपनी के 2000 रुपीज पर शेयर चल रही है, हम रिलायंस की बात कर रहे थे तो 2000 रुपीज पर शेयर की उसकी वैल्यू चल रही है, और
उसके टोटल मार्केट में 1 करोड़ शेयर्स हैं। तो जितने इस कंपनी के, रिलायंस के टोटल मार्केट में जो शेयर्स हैं, उनकी टोटल वैल्यू क्या है? इस केस में रुपीज 2000 करोड़ है ना। तो इसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि आज अगर मैं किसी कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट से खरीदने जाऊं तो कितने में मिलेंगे, उसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि मार्केट, पूरी कंपनी की आज करंट मार्केट वैल्यू क्या है, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब फ्री फ्लोट एक इसके अंदर टर्म होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो क्या होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होती है, देखो किसी कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट के अंदर नहीं होते हर टाइम। जैसे प्रमोटर्स के पास कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ बड़े फंड्स के पास होते हैं, तो वो लोग तो अपने शेयर्स बेचते नहीं है जल्दी से, है ना। तो फ्री फ्लोट का मतलब वो होता है कि कितने शेयर्स या कितने शेयर्स की, जैसे 2000 के टोटल 1 करोड़ शेयर्स है, लेकिन मार्केट के अंदर इसमें से सिर्फ 20 लाख शेयर्स हैं, 20 लाख शेयर्स हैं। यानी कि इसमें से सिर्फ 20% शेयर्स मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट के अंदर है, ठीक है। तो जो 2000 करोड़ हैं उसके अंदर से भी 20% यानी कि 400 करोड़ की इसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, जो कि मार्केट के अंदर हम बाय या सेल रूटीन में कर सकते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं फ्री फ्लोट। अब देखिए फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, ये क्या होते हैं? देखो फेस वैल्यू तो होता है, एक सेकंड मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि क्या होते हैं। फेस वैल्यू होता है किसी भी कंपनी का कि किसी कंपनी की मान लो शेयर कैपिटल है 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की, और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 करोड़ मार्केट के अंदर शेयर्स हैं, तो उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 10 रुपीज पर शेयर की। ये समझ के कैसे हुआ? बस डिवाइड कर दिया है। तो फेस वैल्यू वो होती है जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उस शेयर की, जिसकी हर शेयर में से कितने रुपए उस कंपनी की कैपिटल में जा रहे हैं। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा, आप इसको नेट पर भी जरूर सर्च करना कि जो जैसे किसी शेयर का प्राइस 500 होता है, 1000 होता है, 2000 होता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन वो पूरे पैसे उस कंपनी की कैपिटल में नहीं जाते डायरेक्टली। उसमें से ज्यादातर पैसा जो होता है वो उसके प्रीमियम का होता है, कंपनी की वैल्यू का होता है, मार्केट वैल्यू का, ठीक है। तो उसमें से 10 रुपए ज्यादातर फेस वैल्यू होती है स्टॉक्स की, अगर वो स्प्लिट नहीं होते हैं तो, क्योंकि जितने इतने रुपए पर शेयर उस कंपनी की कैपिटल में जाते हैं। अब अगर बुक्स देखते हैं किसी कंपनी की, तो कैपिटल में जो पोर्शन किसी शेयर का जाता है, किसी शेयर की अमाउंट का जाता है, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। अब हम आते हैं बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, हम पर शेयर देख रहे हैं। बुक वैल्यू होता है कि आज अगर हम किसी कंपनी को पूरा लिक्विडेट करने जाएंगे, बेचने जाएंगे, फ्लॉप फेल हो जाती है कंपनी, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। मान लो किसी कंपनी के 1000 करोड़ के एसेट्स हैं उस कंपनी के पास, मान लो बिल्डिंग है, सामान है, मशीनरी है, ये सब की वैल्यू आज 1000 करोड़ की, और 200 करोड़ की इनके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, 200 करोड़ की लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मतलब देनदारियां हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो आज अगर मैं इस कंपनी को पूरा मार्केट में बेचने जाता हूँ तो कितने में बिकेगी? 800 करोड़ में, है ना। 200 करोड़ की तो लाइबिलिटीज है, और 1000 करोड़ के नेट एसेट्स हमारे पास 800 करोड़ के, और इसके मार्केट के अंदर 100 करोड़ शेयर्स हैं मान लो, ओके, शेयर्स हैं। तो इस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर कितनी हो जाएगी? आप सोच चुके होंगे, 800 डिवाइडेड बाय 100 करोड़ शेयर्स, 800 करोड़ शेयर्स, 800 रुपीज, करोड़ रुपीज को 100 करोड़ शेयर्स में बांट देता हूं तो रुपीज 8 पर शेयर इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इस पूरी कंपनी को आज बेचने जाऊं, इसके सामान को अगर लिक्विडेट हो जाए, फ्लॉप हो जाए, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे पर शेयर। अब देखिए OHLC क्या होता है, LTP क्या होता है, यहां से हम उस बिड आस्क को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए OHLC का मतलब होता है ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये होते हैं OHLC। ये एक वैसे ही टर्म है आपको बताने के लिए कि भाई इस स्टॉक का आज ओपन प्राइस क्या था, डे हाई क्या बनाया, डे लो क्या बनाया, और आज क्लोजिंग प्राइस क्या था, ठीक है। अब आता है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की लास्ट
डे का जो सॉरी डे का नहीं, अभी जो भी लास्ट लेटेस्ट इसका ट्रेड हुआ है उसका प्राइस क्या था, उसे हम कहते हैं एलटी। स्टॉक्स के प्राइस दो तरह से देखे जाते हैं। मान लीजिए हम रिलायंस की बात ही करते हैं, तो उसका प्राइस आपको एक तो दिखेगा मार्केट के अंदर उसकी एलटीपी, यानी कि उसका लेटेस्ट स्टॉक का ट्रेड हुआ है 2000 रुपीज पर शेयर पर, ठीक है। उसके अलावा हमें दिखता है बिड और आस्क। बिड और आस्क का मतलब क्या होता है कि भाई इस टाइम पर मार्केट में इस शेयर्स को जो नए बायर्स हैं, बायर्स से आप बी उठा लीजिए और बिड उठा लीजिए, बायर्स का होता है बिड। जो बायर्स हैं वो इसको 2000 रुपीज पर बाय करने के लिए तैयार है, ठीक है। और जो आस्क का मतलब कितने पैसे मांग रहे हैं, मांगेगा कौन, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स होंगे वो पैसे मांगेंगे, वो कितने रुपए मांग रहे हैं अपने शेयर्स को बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि 2000.5 में मैं आपको ये बेचूंगा और 2000 में इसको लेने के लिए एक बायर खड़ा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बिड और आस्क, यानी कि बिड का मतलब कि बिड कितने की लगा रहे हैं हम, पैसे कितने देने को तैयार हैं बायर्स इस स्टॉक को बाय करने के लिए, और आस्क का मतलब कि इस स्टॉक को बेचने के लिए कितने रुपए वो लेने को तैयार है कम से कम, ठीक है। जो बिड और आस्क के फॉर्म में हमें स्टॉक के प्राइस दिखते हैं जब हम उसको बाय करने या सेल करने जाते हैं, तो कि भाई आपके सामने इस टाइम पर बायर ये खड़ा है और सेलर इस टाइम पर इस प्राइस पर खड़ा है। अब जब दोनों मैच हो जाते हैं, मान लो ये मान जाता है कि भाई मैं इतने पर चलो ले लूंगा, तो हम आ जाते हैं एलटीपी पर, हमारी एलटीपी फिर बन जाएगी 2000.5, समझ गए। यहां से एक और टर्म मैं आपको बताता हूँ, एक होता है टिक साइज। टिक साइज, टिक साइज का मतलब कि किसी स्टॉक के बढ़ने का कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे 100 रुपीज का कोई स्टॉक है, ठीक है, अब इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है बढ़ने की। तो यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर जो टिक साइज होता है वो होता है 0.05 का, यानी कि अब 100 से नेक्स्ट स्टेप इस स्टॉक का कम से कम जो हो सकता है वो होगा 100.05 का। तो इसे टिक साइज कहा जाता है। ये भी आपको समझना एक जरूरी टर्म है जो आपको काम आने वाला है इस चीज के, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हम सिर्फ जो ब्रीफली समझेंगे कि भाई क्या होता है ये, और उसके बाद आप और डेप्थ में अगर आप जाएंगे तो आप ट्रेडिंग जब करनी शुरू करेंगे तब आप जा पाएंगे, तो आपको बहुत सी चीजें और भी मिलेंगी। तो देखिए 3 तरह के जनरली मेनली ऑर्डर होते हैं, होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर, इसमें सीधी सी बात आप बोल रहे होते हैं कि जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है मैं उस मार्केट के प्राइस पर स्टॉक्स को बाय करने को तैयार हूं। जो यानी कि जो भी इस टाइम पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2000 के प्राइस पर बायर खड़ा है, बिड लगी हुई है और आस्क है 2000.5 पर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर जब आप प्लेस कर रहे हैं तो आप पूछते नहीं है कि क्या प्राइस चल रहा है, आप सीधा मार्केट ऑर्डर बाय करते हैं। मान लीजिए बाय करता हूं और जो भी बायर खड़ा होगा, सेलर खड़ा होगा, मुझे उस प्राइस पर मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा, उसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। जब मैं सिर्फ क्वांटिटी बताता हूं कि मुझे इतनी क्वांटिटी लेनी है, प्राइस जो आप दे रहे हो वो दे दो। दूसरा आता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप अपना प्राइस बता रहे हैं, जो यहां पर इस बिड वाले बंदे ने किया। आपने बताया कि नहीं यार मैं इसे 1990 पर बाय करने को तैयार हूं, यहाँ पर चाहे आप कुछ भी बेच रहे हैं, इतना प्राइस पर अगर देना चाहते हो तो मुझे दे देना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप अपनी ऑर्डर की क्वांटिटी के साथ प्राइस भी स्पेसिफाई करते हो कि मैं इतने प्राइस पर बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेन 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर। इसके अलावा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी होते हैं। अब उसके अलावा जो आजकल ब्रोकर्स ने और कैटेगरीज भी बना दी है, लेकिन सबसे बेसिक और सबसे जरूरी 2 तरह के जो ऑर्डर होते हैं वो यही दोनों, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर बस वो होता है कि भाई मैंने कुछ बाय किया एंड मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज पर बाय किया एंड 90 रुपीज आपका स्टॉप लॉस है, तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कि भाई 90 आए प्राइस तो मेरा स्टॉक ये बिक जाए अपने आप, मुझे टेंशन लेने की जरूरत ना हो, ठीक है। उसे स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। लेकिन नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए 2 सबसे ज्यादा जरूरी जो ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर।
मार्केट ऑर्डर में हम सिर्फ क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हैं, प्राइस नहीं कहते हैं, जो प्राइस मिल रहा है दे दो। और लिमिट ऑर्डर में हम क्वांटिटी और प्राइस दोनों स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए अब हमारे जो इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स थे वो। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अब इनमें क्या फर्क होता है? कुछ लोग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूं, तो इनमें क्या फर्क होता है? देखो, इनमें फर्क जो होता है कुछ सिर्फ काम का, साइकोलॉजी का, काम करने के स्टाइल का होता है। ऐसा नहीं होता कि इन्वेस्टर्स के लिए अलग कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है या ट्रेडर्स के लिए अलग कुछ बना हुआ है, समझ लो। ट्रेडर वो होता है जो ट्रेडिंग, जो मार्केट के अंदर एक इनकम जनरेट करना चाहता है, रेगुलर बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी रूटीन में करता रहता है। आज शेयर्स मैंने बाय किए, शाम को बेच दूंगा, कल बेच दूंगा, परसों बेच दूंगा, उसके प्राइस बढ़ते घटते देखना चाहता हूँ और उससे बेनिफिट करना चाहता हूँ, उससे को कहते हैं ट्रेडर। ठीक है। इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर वो होता है जो किसी स्टॉक को लंबे टाइम तक रखकर उस कंपनी की ग्रोथ के साथ, उस कंपनी के डिविडेंड्स के थ्रू, और समझ रहे हो कि उस कंपनी को 5, 7, 10 सालों तक रख सकता है, डेली एक्टिविटी नहीं चाहता है, वो वेल्थ क्रिएट करने के ऊपर उसका फोकस ज्यादा होता है, वो होता है इन्वेस्टर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इन्वेस्टर्स अलग तरीके से ऑर्डर प्लेस करते हैं या ट्रेडर्स अलग तरीके से ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखिए, मैं आपको ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट की चीजें बताता हूँ कि हम कहाँ कहाँ जैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं हम, और तो कुछ नहीं है। जैसे गोल्ड में कर सकते हैं इन्वेस्ट, स्टॉक्स को हम इक्विटीज भी कहते हैं, इक्विटीज, ये एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा लोग, आपको बताऊं मैं, यूनिक तरीकों से भी इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग अल्कोहल में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि ये चीजों की वैल्यू तो एज सच कुछ होती नहीं है, तो लेकिन जो शौकीन लोग होते हैं, वो इनको बहुत वर्थ भी रखते हैं इनकी। और अल्कोहल तो कहते हैं जितना पुरानी हो जाती है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए ये सभी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा होते हैं ट्रेडिंग के टाइप्स। क्या होते हैं? देखो, ट्रेडिंग के अंदर हम सबसे बेसिक 2 तरीके होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे नाम तो सुना होगा आपने। इंट्राडे वो होती है जब हम सेम डे बाय और सेम डे सेल करके जाते हैं। शाम को हमें पता चल जाता है भैया इतना प्रॉफिट, इतना लॉस हुआ है, और शाम को हमारी कोई पोजीशन नहीं होती है मार्केट के अंदर, हम फ्री हो चुके होते हैं, या तो हमें कुछ लॉस हो रहा होता है या कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है, जो भी हमने बाय किया वो आज ही बेच जाएंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी कि, और इसको स्विंग भी कहते हैं कुछ लोग, कि जिसके अंदर हम आज बाय करने के बाद कुछ दिन रुकते हैं, कुछ दिन देख लेते हैं कि भाई एक दिन से ज्यादा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई चीज को बाय या सेल करते हैं, उसे कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स देखो, एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा हमारा प्रोग्राम बेस्ड होगा, FORM वाला। तो वो उसके अंदर ऑप्शंस, फ्यूचर्स, वो सब आते हैं, उसके डिटेल्स में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि देखो, पहले क्या होता था कि स्टॉक्स के अंदर सिर्फ शेयर्स कोई बाय करता था और शेयर सेल करता था, इतना ही सोच होती। लेकिन पिछले 20-25 साल में नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो आप स्टॉक्स के अलावा भी उन इंस्ट्रूमेंट्स में भी काम कर सकते हो। वो हम इस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि वो क्या चीजें होती हैं, कैसे फंक्शन करते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस, बड़ी गंदी हैंडराइटिंग में मैंने किया। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये 2 बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं स्टॉक्स को एनालाइज करने के। फंडामेंटल एनालिसिस होता है जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो। ठीक है, कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करते हो। ओके, कंपनी मतलब हर चीज आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि उसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके मार्केट का शेयर क्या है, मार्केट कंपटीशन कैसा है, ये चीजें जब एनालाइज करते हो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अंदर हम वैल्यूएशन भी करते हैं कि क्या ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में हम ध्यान देते हैं प्राइस के। इट्स ऑल अबाउट प्राइस एंड वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स,
कि मोमेंटम देखते हैं कि भाई लोग इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और वो हम ट्रेंड्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस का ज्यादातर लेना देना प्राइस से होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस का ज्यादातर लेना देना कंपनी और उसके बिजनेस से होता है। इतना ब्रीफली हमें समझने की जरूरत है।